हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक और नए स्टॉक की बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, अभी भी आपको बहुत रीजनेबल वैल्यू पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है और अभी आप जैसा कि देख रहे हो ऑटो सेक्टर में लगी हुई आग, जैसे गाड़ी तो भाई मतलब कि ऑटो सेक्टर की दौड़ रही है। तो ऐसी ही स्टॉक है, अभी भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। पता नहीं लोगों को कोई नज़र नहीं पड़ी या फिर बड़े इन्वेस्टर चोरी चोरी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हु नोज़। पर हमने तो इस स्टॉक को देख लिया और हमने आपके लिए यहाँ पे इस स्टॉक को ले आया है। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है। ये स्टॉक आप देखो, समझो और फिर इस स्टॉक को इन्वेस्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो वीडियो के नीचे कि इसे किस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए और इवन ख़रीदना है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो चलिए हम इस स्टॉक की बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए पूरे वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स के साथ देखेंगे इस स्टॉक के बारे में। तो हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल रहे हैं यहाँ से। तो हमने मनी कंट्रोल खोल लिया है। तो हमारे स्टॉक का नाम है अतुल ऑटो। तो जैसा कि हमने अतुल ऑटो खोला है, तो अभी इसकी प्राइसिंग चल रही है अतुल ऑटो की 185.60, मतलब 185 रुपये 60 पैसे का चल रहा है आज के दिन पे इसका प्राइस। ठीक है, तो कंपनी का अगर हम हाई देखें तो कंपनी का हाई है 116 रुपये का समथिंग का, और कंपनी का नहीं सॉरी कंपनी का लो है 116 रुपये एंड कंपनी का हाई है 300 रुपये के करीब। ठीक है, तो मतलब कि कंपनी अभी भी अपने 52 वीक हाई से नियर अबाउट 115 से 120 रुपये नीचे मिल रही है, और 52 वीक लो से सिर्फ और सिर्फ आपको 60 ही रुपये ऊपर मिल रही है। तो कंपनी सोचो, अशोक लीलैंड 52 वीक लो उसका कितना था, नियर अबाउट 26-27 रुपये था, आज वो 105 पे चल रहा है। और ये मतलब 4 गुना हो गया, और ये यहाँ से 1 गुना भी नहीं हुआ। तो और ये ऐसा नहीं है ये कंपनी बेकार है, फंडामेंटल्स के साथ हम देखेंगे तो इस कंपनी की आपको असली कीमत समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो बेसिक देखते हैं कंपनी का क्या है। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 400 करोड़ का है, मतलब कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है, कंपनी का ईपीएस चल रहा है 7.9, ऑलमोस्ट 8 का ईपीएस है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 30% का। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.81 है। कंपनी का पी नियर अबाउट 23.5 का चल रहा है, मतलब 23.49 का चल रहा है। ठीक है, एंड कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 138 का है। अगर यहीं पे आप टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड की बुक वैल्यू देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कंपनी ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल रही है। आपको बिलीव नहीं होगा, आप एक बार चेक करके देखिएगा। अगर आप खुद से चेक नहीं कर रहे तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कंपनी के इंडस्ट्रीज पी आप देखिए, तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी जो चल रहा है वो 19 का चल रहा है, और कंपनी अभी अपने इंडस्ट्रीज पी से थोड़ा ऊपर चल रही है। तो वो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आने की वजह से ईपीएस थोड़ा डाउन हुआ होगा, तो पी चढ़ गया होगा। ठीक है, कंपनी का डिलीवरी जो है 37% की डिलीवरी हो रही है, और इसकी डिलीवरी मैं हर टाइम नोटिस कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं आपके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि कंपनी काफ़ी अच्छा डिलीवरी लेके चल रही है। तो चलिए कंपनी के आगे टेक्निकल्स की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। सो टेक्निकल्स में हम देखिए, हम कुछ नहीं देखते। मूविंग एवरेज 200 दिनों को क्रॉस कर गया, स्टॉक 50 दिनों को क्रॉस कर गया, इट्स जस्ट टेम्प्रेरी। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो लॉन्ग टर्म नज़रिए के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एम ए क्रॉस ओवर को देखेंगे। तो एम ए क्रॉस ओवर क्या होता है? मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे? इसमें हम नोटिस करेंगे 50 एंड 200 दिनों का मूविंग क्रॉस ओवर हुआ, उसे क्या कहते हैं? गोल्डन क्रॉस ओवर। जब कोई 200 दिनों के मूविंग एवरेज को 50 दिनों का मूविंग एवरेज की लाइन क्रॉस करती है ऊपर साइड में, तो उसे गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है, और वो बुलिश ट्रेंड माना जाता है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपको 2-3 साल तक वो सस्टेन कर सकता है। इसलिए बोला क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है कहीं कि वो 3 साल तक के लिए सस्टेन करेगा। कभी कभार हो जाता है कि मार्केट की सिचुएशन बदल जाती है तो वो फेल भी हो जाता है, बट जनरली देखा गया है 70-80% वो काम करता है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए इसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में बुलिश कर दिया है, मतलब कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो टेक्निकल्स पे ये थम्सअप है इस स्टॉक के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगला। तो अगला देखते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे कि कंपनी का अभी रिसेंट कोई रिजल्ट आने वाला है क्या। तो कंपनी का रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। 7 नवंबर 2020 की डेट है, तो रिज़ल्ट तो नहीं आने वाला अभी। तो अभी डेट नहीं आई है, आगे जब डेट आएगी तो बात करेंगे। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो पहले क्वार्टरली बात कर लेंगे, फिर एनुअल में बात करेंगे फटाफट कि कैसे होता है। देखो तो फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो कंपनी का सेल्स देखोगे तो जून में जो सेल्स थी वो 26 करोड़ की थी। जून में सेल्स थी वो 26 करोड़ की थी, और यही सेल्स आपकी सितंबर में 76 करोड़ की होगी। सेल्स को कुछ लोग टॉप लाइन भी बोलते हैं, तो टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू और सेल्स ही होता है, ठीक है। कंपनी का अदर इनकम कुछ नहीं है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए यहाँ पे, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था, पहले कंपनी ने लॉस बुक किया था नियर अबाउट -6 करोड़ का, ठीक है। तो लॉस माइनस है, और सितंबर में कंपनी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में आ गई थी। तो ये अच्छी बात है, कंपनी ने मतलब कि एक ही क्वार्टर में लॉस बुक किया। तो अब हम इसी को एनुअली चेक करेंगे कि एनुअल पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ऐसा तो नहीं है एनुअल पे भी लॉस ही लॉस बुक कर रही है, फिर क्या ही मतलब है कंपनी का देखने का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कंपनी ने मार्च में 666 करोड़ का, 2019 के मार्च में 666 करोड़ का बिजनेस किया था, सेल्स किया था, और 2020 में 625 करोड़ का बिजनेस किया है। तो मतलब कि सेल्स तो घटी है। अब सेल्स घटी है, रीज़न क्या था? कोरोना वायरस, क्योंकि मार्च में तो कंपनी कुछ बेच ही नहीं पाई है, गाड़ियों की तो ऐसी कम तैसी हो गई थी, ठीक है। तो अब कंपनी का यहाँ पे देखिए, कंपनी का एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने कम किया है। तो ये कंपनी कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छे से जानती है, ठीक है। अब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं। तो देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं, कंपनी ने प्रॉफिट 53 से 52 हुआ है, मतलब 2019 में 53 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 52 करोड़ का प्रॉफिट है। इवन कोरोना वायरस आने के बाद भी कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की, मतलब कि कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग, अपना मेंटेनेंस जानती है कि कैसे मेंटेन करना है। तो चलिए कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, बैलेंस शीट पे आते हैं कंपनी के। और ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट आपको पढ़ने आ गई तो आपको इन्वेस्टिंग चुटकी बजा के आ गई। तो चलिए कंपनी की बैलेंस शीट पे ध्यान देते हैं। तो कंपनी का हमने बैलेंस शीट खोल लिया है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में सबसे पहले देखें, शेयर कैपिटल कंपनी का सेम है, मतलब कि कोई भी इक्विटी डाइल्यूट नहीं की गई है, ठीक है। रिजर्व देखते हैं, कंपनी का रिजर्व 247 करोड़ था मार्च 2019 में, और मार्च 2020 में 292 करोड़ का हो गया, मतलब रिजर्व बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी कंपनी का रिजर्व बढ़ना मतलब कि आपके लिए लॉटरी लग सकती है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके पास पैसा है, तो या तो वो आपको एज अ बोनस के थ्रू वो बांट देगी शेयर्स में, नहीं तो कंपनी अपना जब कोई नया फाइनेंशियल एक्टिविटी करेगी, मतलब कहीं अपने वो शोरूम स्टोर्स खोलेगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी, ठीक है। कंपनी के एसेट क्या है? कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी के एसेट 130 करोड़ से 209 करोड़ हो गए हैं, ठीक है। कंपनी की अब बात है कैश फ्लो के बारे में। कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा है, मतलब कि कंपनी के पास पैसा रहता है रिजर्व में, कैश फ्लो में, मतलब कि बचा रहता है, या फिर सारा कंपनी उड़ा देती है, मतलब कि फाइनेंसिंग में, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में, फाइनेंस करने में कंपनी को बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव में है। तो कंपनी मतलब कि अपना बिजनेस को, मतलब कि कैश बचा के नहीं रखती, अपना इन्वेस्ट करती रहती है। जैसे देख रहे हो आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डाल दिया, ऑपरेटिंग में डाला पड़ा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर ही जा रही है, ठीक है, कंपनी को ग्रो कराने में। तो दैट इज़ नॉट बैड थिंग, बट कैश फ्लो अगर आपके पास रहता है तो ये आपके पास एक और पॉजिटिव पॉइंट रहता है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो में, ये भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल रेशियो में देखें तो कंपनी का ईपीएस 2019 में, मार्च 2019 में 24.21 का था, जो मार्च 2020 में 23.88 का हो गया। बुक वैल्यू कंपनी का 117 से सीधे 138 हो गया। वेरी गुड। मैंने बताया था कि जब आपका रिजर्व बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका बुक वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कंपनी का डिविडेंड पिछली बार 4 रुपये का दिया था, और इस बार कंपनी का डिविडेंड था 1.5 रुपये का, मतलब कि कंपनी का डिविडेंड कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो आपको देगी, अब प्रॉफिट कम होगा तो आपको कम देगी, सिंपल सी बात है। तो कंपनी का फेस वैल्यू 5 है। अगर कंपनी का फेस वैल्यू 5 है, मतलब कंपनी अगर स्प्लिट भी हो सकती है कभी, अगर काफ़ी महंगी हो गई तो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, मतलब कि अगर आपने 100 रुपये का सामान लिया है, ठीक है, 100 रुपये का सामान मैंने बेचा किसी भी दुकान, किसी भी मतलब कि आदमी को मैंने 100 रुपये का सामान बेचा है, ठीक है, पर वो सामान मैं किसी और से ख़रीद के लाया था 80 रुपये में।
ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपये का, तो वही समझ लीजिए कि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में निकाल लीजिए, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 20 रुपये का। तो यही है, तो कंपनी जब सेल्स कर रही है तो उसमें उसका प्रॉफिट कितना परसेंट का निकल रहा है, तो वही कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका पहले 12 का था, अभी 10 का है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हुई है। बट यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। इट मीन्स कि कंपनी का टैक्सेस वैक्सेस से जो घटा है, तो वो जो नीचे उसने फाइनेंसिंग की होगी, कहीं से और पैसा आया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल मिला के उसका बढ़ गया है। ठीक है, कंपनी के और बेसिक्स जानते हैं। ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी की इक्विटी पे रिटर्न कितना आता है, तो पहले 20 का था, अभी 17 का है, मतलब घटा है, अच्छी बात नहीं है, बट 17 का भी एक ऑटो सेक्टर के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी थम्सअप है, मतलब सही है। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो ROCE है, पहले 31 का था, अभी 22 का है, तो 22 का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो आगे देखेंगे कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के पास कोई लोन है क्या इक्विटी पे, तो कोई कर्जा नहीं है कंपनी को इक्विटी पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अपने जेब में रखती है, किसी को देती नहीं है, और यही होना ही चाहिए किसी भी कंपनी के पास। अगर कंपनी कमा रही है, मान लो कि मैं कमा रहा हूँ 100 रुपये, और मैं किसी को उधार ही दे दे रहा हूँ भाई 99 रुपीज़, तो 1 रुपये से मैं क्या उखाड़ लूँगा। तो ये होता है कंपनी के पास डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, तो ये जरूर होना चाहिए। किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करिए, डेट टू इक्विटी जरूर देखिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का अच्छा है, पहले 95 था, अभी 66 है। अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3-4 भी होता तो बहुत अच्छी बात है, ये तो 66 है, तो और भी अच्छी बात है। चलिए नीचे आते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन चेक करते हैं। तो कंपनी का अगर आप देखोगे तो मार्च 2019 में पी था 14 का, अभी पी है मार्च 2020 में 5 का। मतलब कि क्या है, कंपनी का पी 5 का कैसे हो गया मार्च 2020 में। ठीक है, इट मीन्स कि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा क्लॉक किया है, मतलब प्रॉफिट अच्छा आया तो EPS बढ़ गया, पर कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ा, तो उससे क्या हो गया, पी सस्ता हो गया, मतलब कंपनी सस्ती होगी। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कंपनी सस्ती होगी, तो आप मौके पर चौका मार सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको पूरा फंडामेंटल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो कंपनी के पहले 3 के बुक वैल्यू पे ट्रेड करती थी, अभी कंपनी का बुक वैल्यू है 1 के बुक वैल्यू पे नियर अबाउट ट्रेड कर रही है। ठीक है, एंड कंपनी का अगर हम देखें CAGR सेल्स का, तो पहले 7.88 का था, अभी 9.5 का है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा CAGR 3 साल का ग्रो हो रहा है। और नेट प्रॉफिट में भी देखें तो पहले 3.87 का प्रॉफिट था, अभी 12.24 का है, तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर आप इनके अपनी कंपनीज़ के पीयर्स में भी चेक करोगे ना, तो ये कंपनी सब पीयर्स से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, बट अभी सस्ते पे मिल रही है, क्यों सस्ते पे मिल रही है आई डोंट नो, मे बी सम रीज़न हो सकता है कि बाकी लोग एक्यूमुलेशन चल रहा हो इसके अंदर। आप जानते हो शेयर मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर अच्छे स्टॉकों को ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में, तो छीनना बाकी होगा, समझ सकते हो आप। तो नोटिस करिएगा, रेडार में रखिएगा इस स्टॉक को। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जानते हैं। तो प्रमोटर ने अपना कोई भी माल बेचा नहीं है, सेम है। ठीक है, और प्लेज जो है 0 का प्लेज है, मतलब कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। FIs की इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है। ठीक है, DIs के पास टोटल शेयर 25.77 है। अब DIs में बहुत लोग आते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। तो बैंक के पास जो है 0.14 है, जिसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इंश्योरेंस के पास कोई भी शेयर नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 11% की होल्डिंग है भैया, म्यूचुअल फंड के पास 11% की होल्डिंग है, और अभी स्टॉक ये सस्ता है, तो मे बी ये होल्डिंग आगे जाके इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर्स बढ़ गए हैं, तो वहाँ से पैसा तो विड्रॉ करेंगे ही ना, जो जिनकी ओवर वैल्यूएशन होगी। म्यूचुअल फंड वाले उल्लू थोड़ी ना है हमारे तरह, तो वो पैसा वहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और हम जाके अशोक लीलैंड पकड़ लेंगे 125 रुपये पे, और फिर हम इंतज़ार करेंगे कि ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे है अदर DIs, जो मतलब कि अदर DIs इन द सेंस कौन, मतलब कि जैसे कि राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं। तो उनकी अगर रेडार में देखोगे तो वो अपनी इन्वेस्टिंग की अब होल्डिंग बढ़ा रहे हैं 14.31%, और इसमें हमारी भी 21% की होल्डिंग है, मतलब कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर। ये था पूरा सार अतुल ऑटो का। होप कि आपको इसके फंडामेंटल समझ में आया हो, जो मैंने समझाया। मैंने बहुत इजी करके समझाया, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा,
अगर आप इस वीडियो से अगर ये फंडामेंटल समझना सीख गए ना, तो आपको किसी भी के हाथ पे जाके या किसी के नीचे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब यही समझाते हैं, बस इसी के 25,000 दे दो, 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। क्योंकि देखो, आपको कोई भी जो लेक्चर देता है, जो आजकल के इंस्टीट्यूशंस कोचिंग खोल के बैठ गए हैं, क्या उनके पास ग्राउंड लेवल की नॉलेज रहती है? नहीं रहती है, क्योंकि उनकी भी पहुंच इतनी नहीं है। इट्स जस्ट अ बिजनेस, सब अपना बिजनेस खोल के बैठे पड़े हैं। तो ग्राउंड लेवल की नॉलेज के लिए आपको बहुत डीपर जाना पड़ेगा। वो डीपर आप नहीं जा सकते इतना, क्योंकि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो। पता है आपको, कंपनी को पहले इंस्टीट्यूशंस खरीद लेती है, जब खरीद के वो कंपनी डबल हो जाती है, आप सेकेंडरी मार्केट में काम करते हो। स्टॉक मार्केट इज द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट तो वो आईपीओ से भी पहले का होता है, तो वहीं पे वो कंपनी को खरीद चुके होते हैं, वहीं पे पैसा लगा चुके होते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे डिटेक्ट करना इट नॉट अ पॉसिबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर। मैंने भी स्टार्ट किया है, बट इतना हाई लेवल अभी नहीं है कि आपको ग्राउंड लेवल पे एक एक डिटेल। और कितनी कंपनी, 5,000 कंपनी है और आने वाली भी कंपनी है, तो आप वैल्यूएशन कंपनी की बैलेंस शीट से आप पता लगा सकते हो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब ग्राउंड लेवल पे जाके पता लगाना ये नहीं है। और आप जिन्हें पैसा दोगे वो तो आपको यही सिखाने वाले हैं, और इसके सिखाने के लिए आपको चार्ज करेंगे, 50,000 दे दो, 25,000 दे दो, ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। तो जब मैं सिखा रहा हूँ फ्री में, तो आपको क्या जा रहा है किसी को देने के लिए? बस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जब बाई करना हो, सेल करना हो, तो उनसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये तो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और वो जो बेल का बटन होता है ना यार, दबा देना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूँ ना, तो वीडियो धीरे धीरे करके बाद में बहुत तेज़ी से चलती है। इसका मतलब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता। ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने लगेगा, और आगे मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, शेयर मार्केट की एक स्टोरी भी लाने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एंड जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं, जो अब निकलना चालू हो रहे हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं, फाइल्स निकालना चालू कर रहे हैं पैसा, क्योंकि यहाँ से निफ्टी और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये किसी को नहीं मालूम, पर आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर 14,000 पे हाथ डाल रहे हो, तो मतलब कि एक गर्म कढ़ाई में हाथ डाल रहे हो। तो ये समझ के, तो किसी भी महंगे स्टॉक में हाथ डालोगे तो बहुत पछताना पड़ सकता है, या किसी भी उल्टे सीधे स्मॉल कैप, मिड कैप, जिनका कोई वैल्यूएशन नहीं है, फंडामेंटल्स घटिया हैं, ऑपरेटर ने चढ़ा दिया, उसमें डालोगे तो भी बहुत रिस्क है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।